कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके हाथ में 50,000, 25,000, 20,000 का मोबाइल नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 2 साल पढ़ा के इंटर तक मेरी पोटेंशियल है पढ़ा। मैंने बहुत सारा गोबर को लिया और बोतल में डाल दिया 5-6 दिन के लिए उसमें। कि दुनिया में राजा बनना हर कोई चाहता है, बनाना बहुत कम लोग चाहता है। मैं राजा बनाने के लिए पैदा लिया हूं, राजा बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी दस्तक कैंपस में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं अपने छोटे भाई को। हम कोई बड़का न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है और हम छोटा सा मतलब अपना चैनल चलाते हैं और उसी से अपना ये करते हैं। आइए दस्तक के प्रांगण में देखिए, कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आइए हम कुछ पूछते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा मेहर खातून। आपका प्रोजेक्ट है ये, क्या बना है ये? सर मैंने बायोगैस प्लांट बनाया है जी। जनरली इसमें मैंने गाय के मैंने गोबर का यूज किया है जी जी। जो कि वो बोतल में मैंने भर के रखा। अच्छे से आओ जी। मैंने बहुत सारा गोबर को लिया और बोतल में डाल दिया 5-6 दिन के लिए उसमें। गोबर में जनरली मीथेन गैस पाया जाता है जो कि 75% होता है। तो वो जलने पर उसमें ज्वलनशील होता है और उसमें ताप उत्पन्न होता है। थोड़ा जला के भी दिखाइए, थोड़ा जला के दिखाइए थोड़ा। जो आप इस तरह देख सकते हैं, इसमें मीथेन गैस का सप्लाई हो रहा है। इधर दिखाइए थोड़ा, देखिए गैस जल रहा है इधर। इससे फिर फायदा क्या इसका, क्या मतलब ये क्या है ये? जी जी। ये खेत है जी। गाय जो गोबर देती है उसको हम खेत में डाल सकते हैं फर्टिलाइजर के लिए। वो खेत को उर्वरा करेगा और उसमें मतलब फसल वगैरह बहुत अच्छे से उगेगा, जिससे कृषि लोग को बहुत फायदा होगा। क्या इसको अभी रियल लाइफ में बना दिया जाए तो ये पूरा काम करेगा? इसमें जो गोबर है, बोलो। अगर बड़ा क्वांटिटी हुआ तो उसको बहुत दिन तक रखना होगा। हम जनरली एक बोतल लिए उसमें थोड़ा सा डाले हैं, तो मैंने इसको 5-6 दिन तक रखा है, तो उसमें गैस बन गया है। उसमें मीथेनोजेन पाया जाता है जो मीथेन गैस का स्राव करता है और वो जलने पर ज्वलनशील होता है और वो ताप उत्पन्न करता है। इसको हम जनरली घर में मतलब खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ये करना चाहिए, यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं। उनको ये सब के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग पेड़ को काट देते हैं और बहुत सारा पेड़ कटने लगता है, तो पेड़ का बहुत ह्रास हो जाता है, जिससे बारिश नहीं होती, पूरा सुखाड़ पड़ जाता है, तो कृषि लोग का बहुत नुकसान होने लगता है। नुकसान तो होता है। तो आप इसको यूज में लाके और ये कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं घर में, इससे अच्छा रहेगा। ये खाना घर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉल्यूटेड कम करता है, ये वातावरण को मतलब ये इसमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत निकलता होगा, तो ये बहुत फायदेमंद है, जरूर करना चाहिए इसे। चलिए, हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बाहर कितने लोग मिलके थोड़ा ये बनाए हैं? 5-6 लोग। 5 लोग चाहेंगे कि इसको रियल लाइफ में भी ये किया जाए और आप लोग का मेरे साथ शुभकामनाएं। क्या इससे फायदे ये है कि ना, जो इसमें न्यूक्लिक एनर्जी से जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाता है। और ये इसका एक फ़ायदा है कि हम कम न्यूक्लिक एनर्जी के एलिमेंट को जलाकर ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं, जिसमें हम यूरेनियम इसका मेन एलिमेंट होता है। अगर हम 1 kg यूरेनियम जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसी 1 kg के जितना हमको प्रोड्यूस करने के लिए पूरा 2.5 के टन यानी कि 2500 किलो टन कोयला जलाना पड़ता है, इसलिए ये है। लेकिन ये भले इतना खर्चीला है, बट खर्चीला होने के साथ साथ ये ज़्यादा एनर्जी देता है, इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट या ज़्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं, बट खर्चीले की वजह से इसको लोग नहीं कर पाते हैं। इसके फंक्शन तो ये है कि इसमें यूरेनियम जो इसका मेन एलिमेंट होता है, जो कंटेनमेंट बिल्डिंग में होता है, और इस कंटेनमेंट बिल्डिंग में ही जो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा उसमें रेडिएशन निकलती है। उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें ग्रेफाइट का पाउडर और जो बोरॉन और कैडमियम की रॉड लगाई जाती है, जिससे वो उसको प्रिजर्व रखता है, यानी कि उसकी रेडिएशन को बाहर जाने नहीं देता है। और फिर इसी के आगे इसका खेला चालू होता है कि कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर ही जो यूरेनियम होता है उस पर हम न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं। बमबारी जो ही कराते हैं कि यूरेनियम टूटता है, फिर यूरेनियम जैसे टूटेगा, यानी कि यूरेनियम टूटता है ऐसे, जैसे एक यूरेनियम टूटता है तो वो 3 अणु में बदलता है, फिर वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऐसे बदलता है, और ये चलता रहता है जब तक कोई यूरेनियम पूरा खत्म ना हो जाए। और इसी के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो टूटता है तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो एटम बम बनता है, एटम बम इसी सिद्धांत पे बनता है, और जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर यही बम गिरा था जिसने पूरा तबाही मचा दी थी। आज भी वहाँ पे रेडिएशन देखने को मिलता है। तो इसको वैसे कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ जो कोल्ड कंडेंसर वाटर है, यहाँ पे भारी जल होता है, भारी D2O होता है, और कंडेंसर में ये पानी को और ठंडा कर देता है। जब ज्यादा ठंडा हो जाता है और भारी जल है तो इतना तो जब ये कंटेनमेंट बिल्डिंग में भारी जल को भेजा जाता है, ठंडे भारी जल को, तो इसके टेम्परेचर को कम करता है। जो ही वो टेम्परेचर कम करता है तो पानी था वो तो गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई था। जब टेम्परेचर हाई होता है और पानी गर्म हो जाता है तो उबलता है, जिससे जो भाप होती है वो भाप बहुत ज़्यादा प्रेशर में निकलती है, और वही भाप
इस पाइप के जरिए बहुत ज़्यादा प्रेशर में पड़ता है टरबाइन पे, तो टरबाइन नचने लगता है। तो जो ही टरबाइन वर्क करता है, जितना ज़्यादा टरबाइन घूमता है, जितना ज़्यादा तेज़ घूमता है, उतनी ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पर बिजली प्रोड्यूस होती है। तो यही सीधी सी बात है कि टरबाइन को घुमाना होता है ये वाटर वेपर के जरिए, वो बहुत प्रेशर में होता है जिससे ज़्यादा तेज़ घूमता है। एंड देन जब टरबाइन घूमता है, जितना घूमता है, और फिर इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है, वो जो बिजली निकलती है उसको जो ट्रांस लाइन होती है, ट्रांसमीटर लाइन होती है, वहाँ पर भेज देता है, वही अलग अलग शहरों में जाती है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल सकता है कि जो पानी गर्म होता है वो कहाँ जाएगा? तो वो पानी गर्म जो कंटेनमेंट बिल्डिंग में जो पानी गर्म होता है वो वापस कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर से जाके वो वहाँ कूलिंग टावर में जाता है। कूलिंग टावर, उसका नाम ही कूलिंग टावर है कि वहाँ पर वो पानी ठंडा करता है, और जो पानी भाप बन के उड़ता है वो तो उड़ता है, लेकिन जो पानी ठंडा हो जाता है वो वापस यहाँ पर कूल कंडेंसर वाटर में आ जाता है। तो इससे एक चीज़ होती है कि जो हम पानी, इसकी बचत भी होती है, पूरा पानी खपत नहीं होता है, जितना भाप बना उतना ही पानी खपत होता है, बाकी पानी वापस इसमें आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। कब कितना दिन लगा प्रोजेक्ट बनाने में? हम रियलिटी बताएं तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, अप्रॉक्स ये जल्दी हो गया था। 5 दिन 7 हाँ वही 8। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारा शुभकामना आपके साथ है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर भी आप आगे बढ़े, और हम हमारे बच्चे बोलेंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट बना है वो बोलेंगे। क्या मतलब बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। सर ये हाल में ही जो लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, जी जी, वो है जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो कि सतीश स्पेस रिसर्च सेंटर वहाँ पे है, वहाँ से ये लॉन्च किया गया। ये इसको बनाने में हमारे जो मोहन कुमार के नेतृत्व में बनाया गया, जो कि अभी इसरो के अभी चेयरमैन फिलहाल में एस सोमनाथन जी हैं, जी की केरला के हैं। सर ये जुलाई में लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त को 6:02 में हमारे चांद के साउथ पोल पे ये लैंड किया। हमारा कंट्री चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला कंट्री बन के इतिहास रच चुका है। इससे पहले वहाँ पे कोई और कंट्री सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था। इसमें हम मतलब साइंटिस्ट लोगों ने 2 रोबोट का यूज़ किया। पहला विक्रम लैंडर और दूसरा एक रोवर है, ठीक। विक्रम लैंडर जो है वो इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका फंक्शन इसका सॉफ्ट लैंडिंग से है। और जो प्रज्ञान रोवर जो इसका वहाँ के इन्वायरमेंट का या वहाँ पे क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, इस सब का वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेके सैटेलाइट के माध्यम से हमारे अर्थ तक भेजता है। इसको बनाने में हमारे इसरो आपको कैसा लगा? अभी हमारे साथ डायरेक्टर सर जुड़े हुए हैं, और ये जो गेस्ट लोग आए हैं, थोड़ा गेस्ट लोग से पूछते हैं। सर प्रोजेक्ट कैसा लगा? सर देखिए, सब तो प्रोजेक्ट देखे हैं सर आप। सबसे पहले आपका और ये जो दस्तक परिवार है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, कि हम लोगों को इस जगह पर आने के लिए आमंत्रित किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है, हम पहले दस्तक के बारे में सुना करते थे और मोबाइल पर कभी कभार देखा करते थे, आज दस्तक हमारे दिल में उतर गए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज इस क्षेत्र में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो बच्चों को शिक्षित करने का काम करती है, लेकिन शिक्षित करना एक अलग है और उनके अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज देना एक अलग बात है, जो आज दस्तक ने ये साबित कर दिया। और दस्तक की जो ये 4 हाउस जो बने हुए थे, बोस हाउस, कलाम हाउस और अभिनंदन, वो थोड़ा मेंशन नहीं है सर, मेंशन नहीं है जी सर। और ये सारे जो हाउस के जो मेंबर्स हैं और इन्होंने जो प्रयास किया है, वास्तव में लगा कि दस्तक सिर्फ शिक्षित ही नहीं कर रही है बल्कि प्रैक्टिकली रूप से और अपने जीवन में उतारने योग्य चीज भी सिखाती है। डिग्रियां हासिल करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्रियां किलो के भाव में मिल सकती है, लेकिन जीवन जीने के लिए जो तरीका सिखलाती है वो आज दस्तक ने साबित किया है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं दस्तक के बच्चों और दस्तक के परिवार को कि आज से ये जो नई शुरुआत है और यह निरंतर जारी रहे। अभी तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी ब्रांच हर जिले में हो और हर जिले के हर ब्लॉक में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनकर के यहाँ से जाए। जी। हम अभी तक सर हम पीजी कर रहे हैं, इस तरह का सर प्रोजेक्ट हम कहीं नहीं देखे हैं सर। हम पीजी कर लिए, लेकिन इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ के अलावा हम कहीं नहीं देखे हैं सर। आप सबसे पहले पीजी के लायक शरीर भी बनाइए। आप पीजी जैसे दिखते नहीं हैं, लेकिन देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर। आप उदय हैं और आप इस दस्तक के उदय हैं। बिल्कुल। और दस्तक ने जो आपको संस्कार दिया है और दस्तक ने जो आपको शिक्षा दिया है, शायद यही वजह है कि आज उदय को हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। और केशव सर तो हीरो हैं हम लोगों के, आइकॉन हैं। हम लोग इनसे सीखते रहते हैं, काफी इम्प्रेस होते रहते हैं कि इनकी जो सोच है, ये अगर चाहते तो एक बहुत अच्छा सा नौकरी करके अपनी जीवन यापन कर सकते थे। और ये सैनिक स्कूल के टॉपर रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अपनी जीवन अच्छी तरह से DRDA में या NDA में कहीं भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जीवन को छोड़कर आप लोगों के जीवन को बनाने का बीड़ा उठाया है। सर ऐसे जो लोग हैं, इनके मेरा फिर से सलाम प्रणाम। और हम चाहते हैं कि ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा। क्वालिफाई किया था तो मैं वहाँ पर ना सर मेडिकल अनफिट हो गया था,
तो उस दिन थोड़ा चोट लगी, फिर मैंने SSR नेवी क्वालिफाइड किया। वहाँ भी मैं, क्योंकि मुझे कलर विजन था तो बाय बर्थ आना है, बाय डेथ जाना है, तो वहाँ भी मैं छट गया सर। तो मुझे डिफेंस के अलावा कोई दूसरी लाइन पसंद ही नहीं थी, क्योंकि बाय जो बर्थ है ना, मेरी सोच वहीं पर थी और इसके लिए मैंने कोशिश करते गया। फाइनली रहा बात कि लोग मुझे अभी भी, मेरे पिताजी, मेरी माँ भी कहती हैं कि तुम थोड़ा बहुत परेशान रहते हो बच्चे के पीछे, दिन रात बच्चे के पीछे सोचते रहते हो, थोड़ा खुद के लिए भी समय दिया करो। और मुझे लगता है इससे बेहतर होता, तुम जब चाहो जॉब ले सकते थे, कोशिश अभी भी करोगे तो जॉब हो जाएगी। इतने लोगों का BA DLED करके जॉब हो रहा है, तुम भी हो रहे थे, निश्चिंत से जिंदगी जीता। फिर मैंने एक ही बात मैंने कहा सर कि दुनिया में राजा बनना हर कोई चाहता है, बनाना बहुत कम लोग चाहता है। मैं राजा बनाने के लिए राजा बनने के लिए। तो इसलिए मुझे पसंद ये आया कि अगर मैं आज अकेला DM बन सकता हूँ सर, लेकिन अगर मेरे पास इतने बच्चे हैं, इसमें से आने वाले फ्यूचर में एक टीचर का होप रहता है। हर टीचर और पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लेवल से बहुत ऊपर जाए। मैं भी यही अपने बच्चों के बारे में सोच के उसके अंदर संस्कार और एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं लेता हूँ कि कौन बच्चा कहाँ तक जाएगा, लेकिन एक टीचर की अच्छी कोशिश यही होती है, चाहे वो कैसे भी टीचर है, कहीं के भी टीचर है, उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चे उनके बहुत ऊपर तक जाए। मेरी भी कोशिश है कि बच्चे मेरे से ऊपर तक जाए। सर DM बनना और DM से अपने पैर को छुआना, दोनों में बड़ा अंतर है। जब आपका विद्यार्थी DM बनता है तो वो आपको पैर छू के प्रणाम करता है। टीचर से बड़ा सरताज कोई नहीं ले सकता सर, ये बहुत बड़ी सरताज है, इसलिए मुझे ये पसंद आया सर और मैं ये कर रहा हूँ। चलिए, हमसे लोग जब भी पूछते हैं, कोई पूछते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास तो एक गाड़ी भी नहीं है, एक साइकिल भी नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास केशव है। और एक ही केशव क्यों है? सही बात। हम चाहते हैं कि ऐसे ढेर सारे केशव हम लोगों के बीच से आए, और जैसी सोच है, राजा बनाने की सोच है, हमारी शुभकामना है कि आपके ये दस्तक एक दिन राज करेगा। अरे और यही नहीं, पूरे देश में राज करेगा। धन्यवाद। सर से हम 2 बात पूछना चाहेंगे कि सर से पहले सर से दिखाने का सर मकसद क्या है सर? देखिए, अभी क्या है ना कि हमारे पास 10th के बच्चे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन देने के लिए लगभग 600 बच्चे अपीयर्ड हुए हैं। अभी आप कैमरा थोड़ा घुमाएंगे तो आपको देखेंगे हमारे पास जगह नहीं, तो हमने बरांडा पर बच्चों को बैठा के टेस्ट ले रहे हैं। अभी जब बरांडा पर, इसमें क्या है कि बच्चे का क्या होता है ना कि हम कुछ टीचर्स और कुछ पेरेंट्स भी बच्चे को सिर्फ यही समझते हैं कि उनको, अगर अभी आप देखेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड को भी सजा के रखा है। बच्चों को मैंने स्पोर्ट्स की तरफ भी मोटिवेट करने की कोशिश किया कि अगर आपको समय, लीजर टाइम मिलता है तो मोबाइल को हैंडलिंग ना करके आप स्पोर्ट्स मैदान में आइए। आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो ग्राउंड में दिखाइए कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं। और सिर्फ अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में अगर 2 अक्षर आप कम भी जान रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको ज्यादा है, तो विश्वास कीजिए कि आपके टॉपर जो क्लास के होंगे, जो थ्योरेटिकल नॉलेज के दम पर आपका टॉप हुए हैं और आप प्रैक्टिकल नॉलेज के दम पर 40% लाए, जिंदगी में आप 100% होंगे, वो 40% पर आके अटक जाएगी, इसकी फुल गारंटी। सर एक सवाल और सर अभी भी फिलहाल सर देखते हैं कि जैसे सर 10th वाले जो टीचर होते हैं सर, वो बोलते हैं कि 11th भी हम पढ़ा देंगे, 12th सर हम पढ़ा देंगे, उससे सर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं एक टीचर हूं, मैं इस बात पर किसी टीचर के लिए कोई खराब टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। अगर उनमें पोटेंशियल है, उनमें काबिलियत है और वो अगर कोशिश करके बच्चे को अच्छे दे सकते हैं तो बिल्कुल दें। हो सकता है कि कोई कोचिंग महंगी हो, अब हम बाहर से टीचर को एफर्ट करते हैं तो हमारी कोचिंग थोड़ी महंगी हो सकती है। अब वो बच्चा इसके कारण, अगर मैं जान जाऊंगा कि बच्चे पैसे के कारण मेरे पास नहीं आ रहा है पढ़ने और पढ़ना चाह रहा है, तो मैं इस चीज की गारंटी और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके हाथ में 50,000, 25,000, 20,000 का मोबाइल नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 2 साल पढ़ा के इंटर तक मेरी पोटेंशियल है, पढ़ा के भेजेंगे। और रही दूसरी बात कि आपने कहा कि वो कोचिंग पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बारे में मेरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है कि वो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो बच्चे को कम से कम 9 से अच्छा, कहते हैं एक देहाती का हम लोग का मामा जी कहते थे, 9 मामा से अच्छा काना मामा, कि अगर मामा नहीं हो सकता कान्हा मामा भी तो है। तो कम से कम वो बच्चा मेरे कोचिंग तक पढ़ने तक नहीं पहुंच सकता तो कुछ तो पढ़ रहा है। जी बिल्कुल। कम से कम नाम लिखने तो सिखा रहा, पढ़ पा रहे होंगे टीचर्स, कम से कम ये तो जान रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना है, आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में मतलब ये किस कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है, ये तो कम से कम बता पा रहे होंगे टीचर। बच्चे ये तो डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, बच्चे ये तो समझ रहे होंगे कि इंटर में कितने साल पढ़ना होता है, बच्चे ये चैप्टर का नाम तो जान गए होंगे। थोड़ा सा यही मैं कहना चाहता हूँ, काना मामा 9 मामा से अच्छा काना मामा, कि अगर वो मेरे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके घर के बगल में ही अगर उनको, लेकिन अगर ये बात उनको लग रहा है कि मैं जैसा एजुकेशन चाह रहा हूँ, ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन, आई एम नॉट एबल टू रीड आउट इन द दस्तक कोचिंग, आई एम अनाउंसिंग ऑन इट कैमरा कि मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दूंगा अगर उस पढ़ना चाहता है तो। और अगर वो नहीं पढ़ने वाला है तो लाखों रुपया मुझे ला के दे देगा, फिर भी मैं कोचिंग से निकाल दूंगा, ये भी मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और